हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2021 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, A block of mass 2 kilogram is at rest on a horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.1. The horizontal force of 3 Newton is applied to the block. The speed of the block in meter per second after it has moved a distance of 9 meter will be। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है। मीन्स आपको m गिवन है और वो रेस्ट में है। मीन्स उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है और हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस 0.1 है। मीन्स आपको म्यू की वैल्यू गिवन है और हॉरिजेंटल फोर्स लगाई गई है 3 न्यूटन की ब्लॉक के ऊपर। और कह रहा है जब वो ब्लॉक 9 मीटर की दूरी तय कर लेगा तो उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। मीन्स आपसे वी पूछ रहा है और कब पूछ रहा है, जब वो 9 मीटर की दूरी तय कर लेगा। और कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों इक्वल है और वो 0.1 के ही इक्वल है। और जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हॉरिजेंटल सरफेस गिवन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जो इनिशियली रेस्ट में है। ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है और इस ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाई गई है। सो ये ब्लॉक जो है मूव करेगा और कह रहा है 9 मीटर की दूरी तय करने के बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी। और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन था, 0.1। यही क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यही क्या था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, म्यू एस इंटू एन। और यही क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू होगी क्योंकि म्यू एस और म्यू के दोनों इक्वल है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होगी। और किसके इक्वल होगी, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगी। म्यू एस आपको कितना लेना है, 0.1 और एन क्या होता है, नॉर्मल होता है। सो इस ब्लॉक के नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या लगेगा, एन। सो एन किसके इक्वल होगा, एम जी के। तो यहाँ पर एम की जगह 2 रख दिया और जी की जगह 10 रख दिया। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। मीन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन होगी। और यही क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्लॉक पर आगे की तरफ 3 न्यूटन की फोर्स लगेगी और पीछे की तरफ 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। सो आगे की तरफ फोर्स ज्यादा है, सो हम कह सकते हैं ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। और आगे की तरफ कितनी नेट फोर्स लगेगी, 1 न्यूटन की नेट फोर्स लगेगी। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का जो हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसके ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है और स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा। सो यहाँ पर नेट फोर्स कहाँ बचेगी, आगे की तरफ बचेगी, एफ नेट, जिसको हम लिख सकते हैं। सो एफ नेट किसके इक्वल होगा, 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। सो कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। एफ नेट जो 1 न्यूटन है उसको हम एम ए के इक्वल कर देंगे। एम कितना है, 2, ए हमें निकालना है ताकि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सके। सो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और हमें v निकालना है, u कितना गिवन है, 0 गिवन है, a हमने निकाल लिया, s हमें कितना गिवन है, 9 गिवन है। सो फाइनली हम सोल्व करके v निकाल लेंगे जो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स S1 एंड S2 कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2
sigma 1 is greater than sigma 2 respectively are placed parallel to each other at a distance d apart in vacuum. The work done by the electric field in moving a point charge q through a distance a जो लेस देन है d से from S1 towards S2 along a line making an angle of 45 degree with normal to the plate is means कह रहे हैं कि S1 और S2 दो नॉन कंडक्टिंग शीट्स है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है और क्या गिवन है सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से। और कह रहा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन होगा अगर पॉइंट चार्ज क्यू को मूव कराना हो ए डिस्टेंस पर। कितना एंगल बनाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए विद नॉर्मल टू द प्लेट। ये क्या है नॉर्मल टू द प्लेट है। सो इससे कितना एंगल बनाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी क्यू चार्ज को यहां से यहां पर लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो देखिए अगर आप यहाँ पर क्यू चार्ज रखोगे तो क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो तो इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों लगेगी वो हम अभी देख लेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा ए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। सो अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता ही है, एंगल हमें पता ही है तो वर्क डन आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर हमें कोई लार्ज या इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट गिवन हो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तब उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट से दूरी पर डिपेंड नहीं करता। सो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पर सिग्मा क्या है इस नॉन कंडक्टिंग शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हुई तो अवे फ्रॉम द शीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द सीट होगी। सो हम कह सकते हैं लार्ज या इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट गिवन है। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की सिग्मा 2 है और हमें सिग्मा 1 ग्रेटर देन गिवन है सिग्मा 2 से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहाँ होगा इससे अवे होगा और कितना होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से भी क्या होगा इससे अवे होगा और कितना होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बचेगा। कितना बचेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमें अंदर ही क्यों निकालना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, क्योंकि हमें क्यू चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट लग लेके जाना है तो अंदर ही लेके जाना है तो हम अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में ही क्या आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। और क्यू की गुणा अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कर दोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो जो फोर्स लगेगी क्यू चार्ज पर वो कितनी लगेगी क्यू इंटू ई की लगेगी। ई की वैल्यू हमें पता है कितनी थी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सो यही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर ई की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो फोर्स आ जाएगी।
कितनी लगेगी, क्याऊ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका ए का हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री है। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एफ एस कोस थीटा। फोर्स ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, थीटा 45 डिग्री है। सो ये सभी वैल्यू रखेंगे। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्याऊ ए बटे में 2√2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्योंकि कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, उसको आपको यूज करना है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मास डेंसिटी of a thin rigid rod of length 2 meter varies with distance x from one end of the rod at x equal to 0 along the length as lambda equal to 3x किलोग्राम पर मीटर। मीन्स कह रहे एक रिजिड रोड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है और कितनी गिवन है, 3x के इक्वल गिवन है और किस यूनिट में है, किलोग्राम पर मीटर, मीन्स एसआई यूनिट में है। और आपसे कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ उस रोड का अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रोड एट एक्स इक्वल टू 0। मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो एंड है रोड का, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक रिजिड रोड गिवन है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू 3x है। सो जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 वाला एंड है और ये क्या है, x इक्वल टू 2 वाला एंड है। क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर गिवन है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। मीन्स जो एक्सिस x इज इक्वल टू 0 से पास हो रही है और इस रोड के परपेंडिकुलर है। सो ये जो एक्सिस है वो इस रोड के परपेंडिकुलर है और x इज इक्वल टू 0 से पास हो रही है, इसी के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस एक्सिस के अबाउट हमें एक छोटा सा मास dm लेना होगा इस रोड का। और हमने ये जो dm मास है छोटा सा वो x दूरी पर ले लिया इस एंड से। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है छोटे से टुकड़े की वो dx है। और याद रखिए किसी भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक डीएम मास लेना होता है। मीन्स एक छोटा सा मास लेना होता है डीएम। और यहाँ पर हमने ये छोटा सा मास डीएम ले लिया इस रोड का इस एंड से एक्स दूरी पर। सो यहाँ पर जो एक्स दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया है रोड का, उसकी लेंथ डीएक्स है और उसका मास डीएम है। सो डीएम किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू में डीएक्स होगा। लैम्डा किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। तो लैम्डा की जगह 3x रख देंगे तो डीएम किसके इक्वल आ जाएगा, 3x इंटू डीएक्स के इक्वल आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस डीएम मास की फ्रॉम द एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो यहाँ पर डीएम की वैल्यू ये होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी, उसका स्क्वायर यहाँ पर करना होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ रखी जाएगी, 0 से 2 लग रखी जाएगी। सो यहाँ पर 3x इंटू डी एक्स रख दिया इंटू में एक्स स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 3x की पावर 3 इंटू में डी एक्स, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। सो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4/4, लिमिट क्या रहेगी 0 से 2, 3/4 12 आ जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 की पावर 4। 0 की पावर 4 0 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 4 से 16 कट जाएगा 4 पर, 3 चौक 12 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, तो 12 इसका आंसर होगा। सो इसकी जो यूनिट होगी
वो किलोग्राम इंटू में मीटर स्क्वायर होगी। बट देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जो गलत है। बट अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स एंट्रोपी एस एज टी इक्वल टू ए एस की पावर एन, वेयर ए एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स। द corresponding heat capacity C of the substance as a function of S is given by। मीन्स कह रहा है जो हीट कैपेसिटी C है वो एंट्रोपी का फंक्शन है, और वो बताइए कौन सा रिलेशन इसका सही है। और यहाँ पर टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में आपको रिलेशन गिवन है T इक्वल टू ए एस की पावर एन। यहाँ पर A और N क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। देखिए हमें T किसके इक्वल गिवन है, ए एस की पावर एन। यहाँ पर T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है। और याद रखिए हीट कैपेसिटी C जो होती है वो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होती है। और हमें पता है डी क्यू किसके इक्वल होता है, टी डी एस के। सो यहाँ पर डी क्यू की जगह टी डी एस रख देते हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी बटे में डी टी बाई डी एस, क्योंकि ये डी एस इसके नीचे ले आते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एस बन जाएगा। तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, टी बटे में डी टी बटे में डी एस। और हमें T गिवन था A इंटू में S की पावर N। सो यहाँ से हम डी टी बटे डी एस निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल आएगी, A कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया, S की पावर N का N आगे, S की एक पावर कम कर देंगे। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो C किसके इक्वल आ जाएगा, T बटे में A N S की पावर N माइनस वन। और T किसके इक्वल गिवन था, A S की पावर N, यहाँ पे रख दिया। ए से ए कट गया, एस की पावर ऊपर एन है, नीचे एन माइनस वन है, तो ऊपर कितनी रह जाएगी, एक रह जाएगी एस की पावर। तो कितना आ जाएगा, एस बटे एन आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, एस बाय एन आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 20 पिकोमीटर आर Compton scattered from a carbon target and the scattered rays are detected at 90 degree to the incident beam. What percentage of initial X-ray photon energy is transferred to the electron in such scattering? Means कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुई है इनिशियल एक्सरे फोटोन की इलेक्ट्रॉन को, ये बताना है। देखिए कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो चेंज होता है वेवलेंथ में वो इक्वल टू होता है डेल्टा लैम्डा, जो इक्वल टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो किसके इक्वल होगा, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू में वन माइनस कोस फाई। फाई क्या होता है, वो एंगल होता है जिस एंगल से इनिशियल फोटोन स्केटर्ड हुआ है। मीन स्केटर्ड फोटोन गया है इनिशियल फोटोन से एंगल बनाते हुए। और यहाँ पर इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर फाई कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। सो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी। इसी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.02426 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम पिकोमीटर में कितना लिख सकते हैं, 2.426 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। और हमें इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा कितनी गिवन है फोटोन की, 20 पिकोमीटर गिवन है। और हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना मिल गया, 2.426 पिकोमीटर मिल गया। मींस लैम्डा डैश जो है लैम्डा से क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा। इनिशियल एनर्जी जो होगी फोटोन की, जिसको हम ई आई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इक्वल टू होगी एच सी बाय लैम्डा। और स्केटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी, जिसको हम ई एस सी ए डबल टी से लिख रहे हैं, वो एच सी बाय लैम्डा डैश के इक्वल होगी। लैम्डा डैश ज्यादा है तो ये एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो इनिशियल एनर्जी फोटोन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ स्केटर्ड फोटोन। सो कितना ट्रांसफर होगा एनर्जी का, चेंज बटे में इनिशियल गुणा में 100
तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। चेंज कितना होगा, ई इनिशियल माइनस ई स्केटर्ड बटे ई इनिशियल गुणा में 100, और परसेंटेज में आपको वैल्यू मिल जाएगी कि कितना इनिशियल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, ई इनिशियल की जगह एच सी बाई लैम्डा रख देते हैं, ई स्केटर्ड की जगह एच सी बाई लैम्डा डैश रख देते हैं, तो फाइनली हमें ऐसा मिलेगा। इसमें ऊपर से एच सी और नीचे से एच सी कॉमन लेके कैंसल आउट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/λ माइनस 1/λ डैश बटे 1/λ गुणा में 100%। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा डैश हो जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और नीचे वाला जो 1/λ है वो ऊपर जाकर के लैम्डा बन जाएगा। इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें फाइनली, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बटे में लैम्डा डैश गुणा में 100%। और हमें पता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल होता है, डेल्टा लैम्डा, तो ऊपर तो हम डेल्टा लैम्डा रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा रख देंगे। सो हमें ये मिल जाएगा डेल्टा लैम्डा बटे में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ऊपर से जो डेल्टा लैम्डा है उसको हम इन दोनों के नीचे लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 100 तो ऊपर रहेगा, और ये जब नीचे आएगा तो 1 प्लस लैम्डा बटे में डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। और हमें लैम्डा कितना गिवन है, 20 पिकोमीटर, और डेल्टा लैम्डा कितना आया था, 2.426 पिकोमीटर। तो यूनिट तो कैंसल आउट हो जाएगी, और जब हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10.8%। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बारी देखना, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कहाँ पर क्या पुट किया गया है। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।